बीजेपी नेता राजीव जेटली जी का और साथ में है गौतम सबलोग जो एमडी हैं आर्य ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के। राजीव जी, आपसे शुरुआत करती हूं। मुझे लगता है राजनीति से शुरुआत करनी सही रहेगी। क्या स्थिति आप देख रहे हैं हरियाणा में बीजेपी की मौजूदा दौर में? परिवर्तित हरियाणा, मजबूत हरियाणा, समृद्ध हरियाणा, सुरक्षित हरियाणा। हरियाणा का हर व्यक्ति आज ये महसूस करता है कि मैं एक ऐसे प्रदेश के अंदर रहता हूँ जहाँ मुझे अगर हरियाणा की डेफिनेशन दी जाती है तो एक समृद्ध प्रदेश की, खुशहाल प्रदेश की, एक उस प्रदेश की जिस प्रदेश के अंदर ये सोचा जाता था कि यहाँ कल्चर नहीं एग्रीकल्चर है। हमने एग्रीकल्चर के साथ कल्चर भी डेवलप किया है। तो दो चीज़ों को एक साथ डेवलप करना, देश के प्रदेश की जनता को सुरक्षा देना, ये बहुत बड़ा दायित्व था जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने करके दिखाया। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ऐसा बिल्कुल नहीं मानते हैं। वो कहते हैं बेरोजगारी में नंबर 1, शिक्षा में 0, चिकित्सा में 0। कोई ऐसा सेक्टर बता दीजिए जिसमें आपने काम किया हो। मुझे लगता है हुड्डा साहब, ये कांग्रेस की एक बड़ी दिक्कत है। कांग्रेस ने बड़े लंबे वक्त से जब भी शासन किया, अगर कांग्रेस के किसी भी नेता मंत्री को आप इसी मंच पर बिठा करके उससे पूछें, कंपैरिजन चार्ट बना करके लेके आइए। कंपैरिजन चार्ट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में क्या 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 होता था और क्या हुआ, तो मुझे लगता है वो कंपैरिजन चार्ट लेकर के नहीं आ सकते। इन्होंने नारों की राजनीति करी, हमने काम की राजनीति करी है। हम नारे नहीं देते, काम करते, नारे देते और काम नहीं करते। इस प्रदेश की जनता ने महसूस किया, आप ध्यान दीजिए, यहाँ चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रहा हो, सर्विस सेक्टर रहा हो, प्रदेश का एग्रीकल्चर रहा हो। अरे हमने तो कोविड के वक्त पे भी आप देखिए कि मंडियों को भी, जो हमने कृषि मंडियाँ थी वो भी हमने टेम्परेरी मंडियाँ बना के एक एक दाना खरीदा। ये कल्पना नहीं की जा सकती थी। ये वो प्रदेश है, आपको याद होगा, इस प्रदेश के अंदर किसान जब मुआवजा लेने जाता था तो उसे 35 पैसे का मुआवजा दिया जाता था। और मेरे पास एक ऑफिशियल लेटर भी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार का, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के मीडिया एडवाइज़र ने एक अपॉलॉजी, एक लेटर इशू किया था और उन्होंने कहा था ये 35 पैसे गलती से चल गए, इनका मुआवजा 25 पैसे बनता है। तो जिस तरीके का मजाक अगर किसानों के साथ जिस प्रदेश में किया जा सकता हो या किया जाता हो, आप उसे कैसे समझते हैं कि क्या वो किसी कंपैरिजन के लायक है? वो भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं भी खड़ी नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी से उनका कोई मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक पार्टी हरियाणा में, दूसरी राजनीतिक पार्टियां क्षेत्रों में सीमित हो गई हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपने कुछ 2-3-4 विधानसभाओं में जरूर होंगे, मजबूत हो सकते होंगे, लेकिन हरियाणा की जनता जो है वो दोबारा वो गलती नहीं करना चाहती जो गलती वो पहले करती हुई आई थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के वो फ्लेवर, वो टेस्ट लिया जिस टेस्ट की वजहों से हरियाणा तरक्की कर रहा है आज। आपने किसानों का जिक्र किया और वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहते हैं, विपक्ष कहता है कि आपने किसानों को इतना परेशान कर दिया है कि मंडियों में जाएंगे वहां पोर्टल, अगर फसल खराब हो गई फिर पोर्टल, हर चीज के लिए पोर्टल पर निर्भर हो रहे हैं, पोर्टल चलता नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात हुड्डा साहब ने कही है, क्योंकि इस पोर्टल से बहुत सारी दुकानें बंद हो गई हैं। यहाँ पे स्वेच्छा से कोई राजनीतिक पार्टी का कार्डर नहीं था। उस कार्डर को पाला जाता था और पालने के लिए सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जाता था। वो मिडलमैन के तौर पे जिन मिडलमैन को, जिन दलालों को बीच में रखते थे, उन दलालों की दुकान बंद हो गई। इसीलिए शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बार बार एक बात का जिक्र करते हैं कि पोर्टल से मेरा देश बर्बाद हो रहा है। मेरा देश और मेरा प्रदेश नहीं, पोर्टल से उनका कार्डर बर्बाद हो रहा है। वो कार्डर जो काम नहीं करना चाहता था, वो कार्डर जिसने अपनी कमाई केवल मिडलमैन बन के करी थी। मिडलमैन का कल्चर खत्म हो चुका है। और इस बात से अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को तकलीफ है और उनका कार्डर खत्म हो रहा है, कांग्रेस का कार्डर तो था नहीं, हुड्डा साहब का थोड़ा बहुत कार्डर था, अगर उनकी दुकान भी बंद हो रही है तो ये गलती हुड्डा साहब की थी। उनको कोई अच्छा रोजगार दे करके जाते, अच्छी दुकान चलवा करके जाते, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगवाते या कोई और तरीके के उनके व्यवसाय लगवाते, तो शायद आज उनको वो तकलीफ ना उठानी पड़ती। ठीक है राजीव जी, मैं हम आगे भी पॉलिटिक्स से जुड़े सवाल आपसे करूंगी। गौतम जी, आप क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हैं, तो उस हिसाब से और उस विभाग में कितनी तरक्की की है गुरुग्राम ने? जैसे मैं 2012-13 से आर्या टाटा के नाम से डीलरशिप गुड़गांव में चलाता हूँ, और उस टाइम पे मुझे आज भी याद है, मैंने पहले महीने 18 से 20 गाड़ी महीने की बेचता था और आज मैं लगभग 600 गाड़ी महीने की बेचता हूँ। तो मेरी फिगर्स ही खुद बताती हैं कि गुड़गांव में कितनी तरक्की हुई है और गुड़गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर किस हिसाब से डेवलप कर रहा है। एक बार तालियां हो जाएं इस चीज के लिए, मुझे लगता है। जिस हिसाब से मैं टाटा मोटर्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ और जिस हिसाब से टाटा मोटर्स ने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आज भी ये बताते हुए मुझे बहुत गर्व होता है कि टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल
इंडिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो पूरी दुनिया में छाया हुआ है, हिंदुस्तान में टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे बड़ा पार्टनर, सबसे बड़ा प्लेयर है। सरकार से कितना सहयोग मिल रहा है आपको? फिर मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पे भी बात करूंगी। ये थोड़ा पॉलिटिकल आंसर है, बट मैं अपना जेन्युइन आंसर दूंगा इस चीज़ के लिए। जैसे हमारे माननीय नितिन गडकरी जी हैं, वो कोई भी चीज़ बोलते हैं तो एक बार तो लगता है शायद सपना ही है। जैसे कभी मैंने सुना था कि 2012 में सुना था कि मैंने कि दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में एक हाईवे क्रिएट होगा। वो मुझे नहीं लगता था कि वो पॉसिबल है, लेकिन आज जब देखता हूँ तो लगता है कि सपना बड़ा देखना चाहिए, क्योंकि उसके पूरे होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो मुझे लगता है कि जैसे नितिन गडकरी जी का और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब शैलेश चंद्रा जी का एक विज़न है कि 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि कुछ अड़चनें हैं उसके लिए, जो कि माननीय नितिन गडकरी जी को भी उस चीज़ का आइडिया है कि जैसे हमारा इलेक्ट्रिक में चार्जिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक स्टेशंस हाईवे पे जितने ज़्यादा हो उतना बेहतर है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल एक ऐसी चीज़ है कि मैं अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाएंगे तो उसके बाद पेट्रोल डीजल इंजन आप इंजॉय नहीं करेंगे। उस इलेक्ट्रिक व्हीकल आगे का फ्यूचर है। पोल्यूशन, पावर, इकॉनमी, हर चीज़ में इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे आगे है। तो मुझे लगता है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जो हमारे को सपोर्ट सब्सिडी, जैसे अभी हरियाणा में 1000 गाड़ियों पे सब्सिडी है, तो मेरा ये एक रिक्वेस्ट है, एक दरख्वास्त है कि ये सब्सिडी 1000 गाड़ियों से हटाकर जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल ले उसको सब्सिडी देनी चाहिए। ये मेरी एक विनती है हरियाणा सरकार से कि सब्सिडी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल ले उसको सब्सिडी प्रोवाइड करी जाए। मतलब अनलिमिटेड होनी चाहिए। 100%। हाँ जी, ठीक है। राजीव जी, क्योंकि आपका राष्ट्रीय राजनीति में भी दखल होता है, अभी जो लेटेस्ट जो विवाद चल रहा है, जो कंट्रोवर्सी चल रही है द केरल स्टोरी को लेकर, बंगाल में बैन कर दिया गया है, तमिलनाडु में भी बैन किया गया है, क्यों बैन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? हकीकत के ऊपर पर्दा डालना। देखिए, मैं वक्त वक्त पे पार्टी की ड्यूटीज़ की वजह से पूरे देश में रहता हूँ, और मैं आपके साथ एक साझा करूँगा अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस। तो मुझे एक टैक्सी ड्राइवर ने, जब मैं कोची से ट्रिवेंड्रम जा रहा था, तो उसने मुझे रास्ते में ये बात बताई। उसने मुझे बताया कि हमारी सबसे बड़ी समस्या, शायद आप उस बात से अनजान होंगे, और ये बात मैं आज की नहीं, कम से कम 7-8 महीने पहले की कर रहा हूँ। तब उसने मुझे बताया कि हमारे यहाँ पर एक जिहाद छिड़ा हुआ है, और वो जिहाद केरला में बहुत लोगों के खिलाफ जुड़ा है, जिसमें उन्होंने क्रिश्चियन को भी यूज़ किया कि क्रिश्चियन लड़कियों को भी कन्वर्ट किया जा रहा है, हिंदू लड़कियों को भी कन्वर्ट किया जा रहा है। और ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं कि आज हम अपने ही प्रदेश के अंदर अपनी सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते, क्योंकि हमारी सरकार ने इतना मोटिवेट और इतना माइलेज उनको दे रखा है कि वो उनसे पूरी तरह दब गई है। और हमारा जो बड़ा वर्ग है, जिसे हम बड़ा वर्ग कहते थे केरला के अंदर, वो छोटा बन के रह गया है, क्योंकि हम नंबर्स में कम होते जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, ये बड़ी गौर करने वाली बात है कि केरला के अंदर आज क्रिश्चियन भी नंबर्स में कम हो रहे हैं, हिंदू भी नंबर्स में कम हो रहे हैं। तो जो लोग नंबर्स में कम हो जाते हैं, वहाँ की सरकार उनकी सुनवाई कैसे करेगी? तो केरला स्टोरी के अंदर जो बात बताई गई, जो हिडन ट्रुथ थे, जो निकल के बाहर नहीं आते थे, वो पहली बार निकल के बाहर आए हैं, और लोगों ने महसूस किया कि ये हकीकत है केरला की। और मैं ये याद कर रहा था, मैं मूवी का जब ट्रेलर देख रहा था, मुझे वो टैक्सी ड्राइवर याद आ रहा था कि उसने मुझे बहुत पहले ये बात बताई थी कि इस तरीके के हालात हमारे पैदा हुए हैं। अगर हकीकत से देखिए, वेस्ट बंगाल के अंदर इसके ऊपर अगर बैन किया जाता है, तो वेस्ट बंगाल की डेमोग्राफी को समझिए। वेस्ट बंगाल अब थोड़े दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद शायद जो आज की डेमोग्राफी है, बनर्जी साहब की, चटर्जी साहब की, घोष साहब की, वो कल रहने वाली नहीं है। ये हकीकत है वहाँ की, और ये वहाँ की जनता जानती है। और क्योंकि वो उस हकीकत को छुपाना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, और वो दबाने से अगर डेमोग्राफी में बदलाव आएगा, तो मुझे लगता है मेरी देश की जनता को ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे देश के अंदर जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहाँ किस तरीके के हालात उत्पन्न हो रखे हैं और किस तरीके के हालात पैदा किए जा रहे हैं। देश की डेमोग्राफी बदली जा रही है, देश में परिस्थितियाँ बदली जा रही हैं, और किस बात के लिए
केवल भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि राष्ट्रवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी उस दबे कुचले की बात करती है, नहीं तो चाहे फिर वो आप पर किसी भी आरोप समाज लगते से हैं कि आता हो। आप धर्म विशेष की राजनीति करते हैं। हम तो महिलाओं की राजनीति करते हैं, मुस्लिम महिलाओं की राजनीति करते हैं। हम यूसीसी की बात करते हैं। यूसीसी के अंदर एक मुस्लिम बच्चा अगर आप उसको गोद ले लेते हैं, मुस्लिम बच्चे को गोद लेते हैं, तो शरिया कानून के हिसाब से आप उसे, अगर आपका कोई दूसरा बच्चा हुआ तो आप उसके सारे अधिकार छीन लेते हैं। ये शरिया कानून में लिखा है। हम कहते हैं हम उस बच्चे का अधिकार उसको दिलवाना चाहते हैं, उस महिला का अधिकार उसको दिलवाना चाहते हैं जो मुस्लिम समाज से आती है, जो पीड़ित है। अगर हम ये काम कर रहे हैं और इसमें किसी को ठेस पहुंचती है, तो आप सोचिए ठेस पहुंचने वाले कौन लोग होंगे? वो कट्टरपंथी लोग होंगे। और अगर उन कट्टरपंथियों के साथ कोई सरकारें खड़ी हो जाती है, राजनीतिक पार्टियां खड़ी हो जाती है, तो उनकी मानसिकता का अंदाजा आप लगा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी यूसीसी का विरोध करती है, वहां पर ममता बनर्जी यूसीसी का विरोध करती हैं, तेलंगाना में यूसीसी का विरोध होता है, केरला के अंदर यूसीसी का विरोध होता है। ये विरोध के पीछे की वजहों को समझिए। उन महिलाओं के अधिकार छीने जा रहे हैं, उन बच्चों के अधिकार छीने जा रहे हैं। अगर उनकी हम लड़ाई करते हैं तो इसे आप धर्म का नाम देना चाहते हो, तो हमें ऐसी राजनीति कबूल है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि आप देश को बांट रहे हैं, वो देश को यूनिफाइड करना चाहते हैं, एक सूत्र में बांधना चाहते हैं। अगर ऐसा होता तो पार्लियामेंट में खड़े होकर राहुल गांधी जी ये बात ना कहते कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आप तोड़ने की बात कर रहे हैं, आप एकजुटता की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपने अपने प्रदेश के तो वो अंदर पार्लियामेंट में भी खड़े नहीं हो सकते। ये अपनी कुनीतियों की वजह से, अपनी हरकतों की वजह से वो पार्लियामेंट से बाहर हुए हैं। उनकी ज़बान पर लगाम नहीं रहती है, उनको सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगनी पड़ती है। और आप देखिए किस तरीके से एक ओबीसी समाज को गाली दी, वो भी सार्वजनिक मंच से खड़े होके। और अगर उस पीड़ित समाज ने कानूनी लड़ाई लड़ी तो उसका इल्ज़ाम भी भारतीय जनता पार्टी पर जाता है। हर किसी को अपनी कानूनी लड़ाई लड़ने का अधिकार है। अगर वो कानूनी लड़ाई लड़के, अच्छा, क्या ये जो देरी हुई कानूनी लड़ाई लड़ने में, याचिका दायर करने में, या जानबूझकर किया गया, या मतलब क्या, किसके कहने पे किया ये राहुल गांधी जी ने? हम तो कहते हैं फास्ट ट्रैक पे चले। हर मामला फास्ट ट्रैक पे चलेगा तो ये मुसीबत राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी दोनों के लिए हो जाएगी। नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है। नेशनल हेराल्ड के केस के अंदर भी देखिए आप, उनके मुख्यमंत्री सड़कों पर लेट जाते हैं आकर, दिल्ली की बसों को जाम कर देते हैं, बड़े बड़े प्रदर्शन करते हैं। अगर नेशनल हेराल्ड का केस फास्ट ट्रैक पे चला गया तो आप सोचिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के साथ क्या होने वाला है। तो ये कानूनी व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था कानून के तौर पर ही चलती है, इसमें देर नहीं हुई है। मुझे लगता है जितना वक्त न्यायालय को चाहिए था उसने अपना वक्त लिया और लेने के बाद अपना निर्णय सुनाया। और अब तो देखिए, अब तो उनको दोबारा से मुक्की खानी पड़े। पहले हम ये सोचते थे उनके वकील उनके साथ नहीं खड़े हैं, उनकी पार्टी भी चाहती है उनको निपटाना, उनको जेल भेजना, लेकिन अब देखिए दोबारा से लड़ाई लड़ी गई। पहले ये इल्जाम लगाया जाता नहीं, उनकी पार्टी कौन? वो तो खुद पार्टी है ना, उनकी पार्टी में कौन? उनकी पार्टी में उन्हीं के नेता, बड़े बड़े नेता, जो आज भी देखिए, आज की भी खबर है। कौन? एक दो नेता के नाम गिनवा दीजिए। आज भी जो कर्नाटका के अंदर मुस्लिम रिजर्वेशन के फेवर में कपिल सिब्बल जैसे, मैं अभी कह रहा हूँ उस विचारधारा के लोग, हाँ। जो खड़े होकर के लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम मुस्लिम आरक्षण मुसलमानों को दिलवाएंगे, वही लोग राहुल गांधी जी के बचाव में क्यों नहीं आए थे? पहले इल्जाम लगाया गया गुजराती के अंदर जजमेंट आई है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। उसके बाद अरे जजमेंट ट्रांसलेट भी हो गई, दोबारा से अपील भी की गई, उसके बाद भी देखिए आप कहाँ पे हैं। न्यायालय ने मान लिया कि आपने गाली दी है और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, और वो भुगत रहे हैं उस खामियाजे को। ठीक है, मैं आगे बात करूंगी हरियाणा कांग्रेस की क्या स्थिति है और राष्ट्रीय स्तर पर क्या स्थिति है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में आप बात कर रहे थे, क्या रुझान बढ़ रहा है, लोगों का ज़्यादा मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ? जी बिल्कुल। मेरे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वही मेरे मेन एडवर्टिजमेंट करते हैं और वही अपने रेफरेंस को मैक्सिमम लाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बार चलाएगा, मुझे नहीं लगता कि उसको उसके बाद पेट्रोल या डीजल इंजन में वो बात लगेगी जो इलेक्ट्रिक में है। तो हाँ जी, प्राइसेस पे बहुत डिफरेंस है इलेक्ट्रिक व्हीकल और जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारी जो लिथियम बैटरी पे चलती है, जिसकी प्राइसिंग अगेन नितिन गडकरी जी ने ये मेंशन किया था कि इज़ वर्किंग ऑन दी प्राइसिंग। इसीलिए मैं दरख्वास्त की थी कि अगर सब्सिडी देते हैं तो इससे अगर कंपेयर करेंगे तो उससे एप्पल टू एप्पल कंपेयर करने में ज़्यादा आसानी होगी। अगर सब्सिडी मिलेगी तो प्राइसिंग की जो समस्या है इसमें हमको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। तो आप हमारे बंद से बार बार सब्सिडी की बात कर रहे हैं, जी, मुझे लगता है ये मैं- मुझे भी सरकार तक एक बार बोल के पहुंचा देना चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर सब्सिडी की बात की जा रही है। राजीव जी, मैं आपसे आखिरी सवाल लूंगी। हरियाणा कांग्रेस की क्या स्थिति आप देखते हैं जब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये दावा करते हैं कि 2024 में एक तरफा जीत होगी, 75 नहीं 80 सीटें आएंगी?
अगर ये दावा नहीं करेंगे तो उनके साथ जो उनके बच्चे कुछ कार्यकर्ता हैं वो कैसे बैठेंगे? ये दावा करना उनका ज़रूरी भी है। और बार बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जिस तरीके के हालात पैदा हुए हैं हरियाणा के अंदर, चाहे वो नगर निगम के चुनाव रहे हों, विधानसभा के चुनाव रहे हों, लोकसभा का, अपनी सीट देखिए, लोकसभा की सीट दीपेंद्र हुड्डा जी खुद लूज कर गए, वो भी रोहतक लोकसभा क्षेत्र से। तो आपको कितना लगता है उनके दावों में कितना दम रह गया है? लेकिन हर किसी को राजनीति करने का अधिकार है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी एक वरिष्ठ नेता है, मैं मानता हूँ इस बात को, हरियाणा से आते हैं और अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। क्यों नहीं लगे? उनका काम है कोशिश करना, वो लगे रहें। लेकिन अगर उन्होंने अपनी राजनीति के अंदर ईमानदारी अपनाई होती, पारदर्शिता अपनाई होती, निष्पक्षता अपनाई होती, तो आज ऐसे हालात उनके ना होते। आज उनको भी वही स्थान मिलता जो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो अपनी गलतियों का एहसास करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब आप कह रहे हैं 2024 में एक बार फिर से हरियाणा की जनता आपको चुनने जा रही है, क्यों? ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी पता है कि वो सरकार हमारी ही बनने वाली है, लेकिन क्योंकि पॉलिटिक्स एक व्यवसाय बन के रह गया अब उनका, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो लेकिन कुछ लोग गाहे बगाहे कहते रहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा दरअसल आप ही की टीम के हैं। आप उनका नाम बताइए तो मैं उनका जवाब दे सकता हूँ। अब हमारी टीम का, ओपी चौटाला जी बोलते रहते हैं कभी कभी, ओम प्रकाश देखिए, चौटाला ओम प्रकाश चौटाला जी का हमारे साथ कोई गठबंधन नहीं है। हमारा गठबंधन जेजेपी के साथ। और ओम प्रकाश चौटाला जी, मैं उस टिप्पणी में उस बात पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जिनके साथ हमारा गठबंधन है वो उनके लिए भी बोलते हैं। तो ओम प्रकाश चौटाला जी को ये अधिकार है, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं हरियाणा के, बहुत सम्मानित नेता हैं और अब बुजुर्ग हैं। और वो अगर दुष्यंत जी के बारे में बोल रहे हैं या हुड्डा जी के बारे में बोल रहे हैं या हमारे बारे में बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है उनको पहले तो अपनी स्टेटमेंट पे रहना चाहिए, वो हैं किसके साथ। और क्योंकि वो बार बार एक ही स्टेटमेंट देते हैं, परिस्थितियों के हिसाब से हम अंदाज़ा लगाएंगे हमें कहाँ जाना है। तो उन्हें भी मालूम है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हालात अच्छे नहीं हैं, तो मैं किसके साथ बोलूँ हमें कहाँ जाना है। और हमारा जेजेपी के साथ गठबंधन है, तो हर गठबंधन तरीके का से जिक्र मजबूरी किया, है। बस लास्ट सवाल आपसे, गठबंधन की जरूरत है, साथ लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, सक्षम है बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फ्लेवर और टेस्ट प्रदेश की जनता ने ले लिया है और मुझे लगता है प्रदेश की जनता हमें भरपूर बहुमत देने वाली है, भरपूर समर्थन देने वाली है। बावजूद उसके किसी की विचारधारा हमारे साथ मिलती होगी तो क्यों नहीं हम उनके साथ अलायंस कर सकते हैं। ठीक है राजीव जी, बहुत शुक्रिया। गौतम जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो राजीव जी ने तो ये दावा कर दिया है कि 2024 में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। तो गौतम जी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से हैं वो सब्सिडी की मांग कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए।